खेती ने एक चक्र पूरा किया है और अब यह अपना रूप बदल रही है। पिछले 5 दशकों में हरित क्रांति नुकसानदेह साबित हुई। कीटनाशकों और रासायनिक दवाइयों के अंधाधुंध प्रयोग ने मिट्टी, पानी और संपूर्ण पर्यावरण को प्रदूषित किया है। अब किसान पीछे मुड़कर प्राचीन काल की ओर देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम सब दूर जैविक गतिविधि देख सकते हैं, लेकिन अधिकांश किसान दोनों पद्धतियों के बारे में शंका जताते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या पूरी तरह जैविक खेती करना संभव और व्यावहारिक है। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म जैविक खेती की आवश्यकता और संभावना तथा इससे प्राप्त होने वाले अवसरों पर विस्तार से चर्चा करेगी। खेती की शुरुआत मानव सभ्यता के साथ में ही हुई थी, लेकिन उस समय यह पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर थी। पश्चिमी देशों में सन 1850 से ही रासायनिक खादों का उपयोग प्रारंभ हुआ, लेकिन भारत में रासायनिक खादों से खेती की शुरुआत 1965 के दौरान हरित क्रांति के साथ हुई थी। अधिक उपज वाले समकरों को अपने खेत में स्थान मिला। इन समकरों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद अनिवार्य है। इसने रासायनिक खादों के अंधाधुंध प्रयोग के लिए मार्ग प्रशस्त किया। वैज्ञानिक समुदाय ने दीर्घकालीन परिस्थिति में रसायनों के बुरे असर को अनदेखा करते हुए रासायनिक खादों से की जाने वाली खेती का समर्थन दिया। सरकारी संस्थाओं ने इसको बढ़ावा दिया। यह सही है कि हरित क्रांति ने देश की जरूरतों के मुताबिक खाद्यान्न का उत्पादन किया है, लेकिन कुछ ही समय में कीट व रोग फसलों पर आक्रमण करने लगे। तब फसल संरक्षण के लिए जहरीले कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग होने लगा। इन जहरीले कीटनाशकों के हानिकारक प्रभाव बहुत जल्दी सामने आए। कीटनाशक अवशेषों के कारण ऊपरी नरम मिट्टी कड़क होने लगी। भूजल नाइट्रेट, सल्फाइड और अन्य रसायनों से प्रदूषित हुआ। प्राकृतिक संतुलन खो गया और कीटों के प्रकोप पर काबू नहीं कर पाया। एक ही मौसम में बंद गोभी और फूल गोभी के लिए 8 से 10 छिड़काव, कपास के लिए 13 से 15 छिड़काव और अंगूर के लिए 30 से 40 छिड़काव की जरूरत पड़ी। तो जरा सोचिए, रासायनिक दवाइयों का प्रभाव कितना होगा। ऐसे उत्पाद खाने वाले ग्राहक और इन कीटनाशकों का छिड़काव करने वाले किसान दमा, एलर्जी, कैंसर और अन्य कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से पीड़ित होते हैं। हमारे सतर्क रहने से पहले ही हमने अपनी संपन्न जैव विविधता और संतुलित प्रकृति खो दी है। प्रयोग किए जा रहे रसायनों की मात्रा 1965 से 2010 तक कई गुना बढ़ी है, लेकिन उत्पादन में सिर्फ 4 गुना ही बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़ोतरी केवल रासायनिक दवाइयों के कारण नहीं हुई है। खेती की जाने वाले क्षेत्र में हुई बढ़ोतरी और सिंचाई ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जाहिर है, सिर्फ रासायनिक दवाइयां ही दोषी नहीं हैं। अत्यधिक जुताई, सिर्फ एक उपज देने वाले समकर, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें और किस्में, अत्यधिक सिंचाई, प्रत्येक मौसम के लिए अनुपयुक्त फसल की खेती, जलवायु के अनअनुकूल फसलें व किस्में, आसानी से फसल उत्पाद को प्राप्त करने की प्रवृत्ति आदि भी कृषि की दुर्दशा के कारण है। हरित क्रांति प्रकृति से की गई लड़ाई थी और हम यह लड़ाई हार चुके हैं। अब हमारे पास प्रकृति के सामने आत्मसमर्पण करने का ही विकल्प बचा है। चलिए अब रासायनिक दवाइयों के बुरे असर को समझें। समकरों की लोकप्रियता के कारण फसल एवं किस्मों की विविधता खो गई है। आजकल सब दूर एक जैसी फसल ही देखी जा सकती है। यद्यपि उत्पादन ज्यादा है, फिर भी खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हुई है। रासायनिक खादों की अधिक मात्रा के प्रयोग के कारण जैविक खाद का प्रयोग कम हुआ है। इसलिए मिट्टी में उपलब्ध खाद की मात्रा कम हुई है। इससे मिट्टी की बनावट और मिट्टी में वायु संचरण प्रभावित हुए। इससे मिट्टी में उपयोगी सूक्ष्म जीवियों की संख्या कम हुई। मिट्टी की जलभरण क्षमता और वर्षा जल का रिसाव भी कम हुआ। बहते पानी ने उपजाऊ ऊपरी मिट्टी को बहा दिया। मिट्टी के असंतुलित रससार यानी पीएच के कारण पोषक तत्वों का अवशेषण प्रभावित हुआ।
पौधों को पोषक तत्वों उपलब्ध कराने में मिट्टी के जीवाणुओं की क्रियाशीलता बहुत ही अनिवार्य है। मिट्टी में उपलब्ध सूक्ष्म वनस्पतियों के विनाश ने पौधों द्वारा पोषक तत्वों के अवशोषण को बुरी तरह प्रभावित किया। रासायनिक खेती में केवल 20 से 30% पोषक तत्वों का ही अवशोषण होता है। शेष बचे रसायन बहुत जल्दी पानी में घुल जाते हैं और भूजल को प्रदूषित करते हैं। मिट्टी में जमे रासायनिक अवशेष उस मिट्टी को फसल उत्पादन के लिए अनुपयोगी बना देते हैं। अत्यधिक सिंचाई से जमीन खारी एवं दलदली बन जाती है। जैविक पदार्थों की कमी और असंतुलित रासायनिक पोषण से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। उपयोगी परभक्षियों के व्यापक नाश एवं पौधों की रोग प्रतिरोधी क्षमता में कमी के कारण फसलें कीटों व बीमारियों के प्रति आसानी से संवेदनशील होती हैं। इसने रासायनिक कीटनाशकों के प्रयोग को दोबारा बढ़ावा दिया। फिर भी उत्पादकता वर्ष दर वर्ष कम होती रहती है। रासायनिक अवशेष जैसे नाइट्रेट, सल्फाइड और भारी धातुएं मिट्टी, पानी और फसलों में जमे रहते हैं। अंततः रासायनिक खेती के द्वारा उत्पादित उत्पाद का खाद्य उपयोगी मूल्य खो गया है। रासायनिक मिलावटें ग्राहकों में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। आजकल नवजात बच्चे मधुमेह से पीड़ित होते हैं। 20 साल की आयु में ही जवानों के बाल सफेद होने लगते हैं। आज की बहुत ही सामान्य एवं खतरनाक बीमारी कैंसर का खाद्य पदार्थ में कीटनाशकों की मिलावट से सीधा संबंध है। किसानों को संकर बीज, खाद और कीटनाशक दवाई बाहरी एजेंसियों से खरीदना पड़ता है। इसलिए उत्पादन की लागत भी बहुत बढ़ी। खेती से मुनाफा केवल मिथ्या हो गई। किसानों की खुदकुशी का यही मुख्य कारण है। किसानों की युवा पीढ़ी खेती को न अपनाकर शहर में नौकरी की तलाश कर रहे हैं। सरकार इस समस्या के असली कारण पर ध्यान देने के बजाय ऋण पैकेज घोषित करती है। अगर यह स्थिति जारी रही तो गरीब भूख से तड़प कर मर जाएंगे। इस जटिल समस्या का एकमात्र समाधान टिकाऊ खेती है। दिशा तो बहुत ही स्पष्ट है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं। फिर भी इस पृथ्वी के 70 अरब लोगों के अतिजीवन के लिए यह यू टर्न अनिवार्य है। चलिए अब खेती की गैर रासायनिक विधि सीखें। आजकल जैविक, प्राकृतिक, शून्य जुताई, टिकाऊ, जैव गतिशील, वैदिक खेती आदि कई नए शब्द प्रचलित हैं जो किसानों में शंकाएं पैदा करते हैं। रासायनों के उपयोग से बचने के बाद हमें फसलों को पोषित करने और संरक्षित करने के लिए वैकल्पिक तरीके ढूंढने हैं। इसके लिए उपयुक्त विधियां अलग अलग तरीके से अपनाई जाती हैं। इन सभी विधियों का बुनियादी तत्व एक ही है। वह है स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का उपयोग, रासायन से बचना और प्रकृति का अनुसरण करना। जैविक खेती शीर्षक के तहत हमने गैर रासायनिक खेती के सभी आसान तरीकों को शामिल किया है। जैविक खेती ऐसी हो जिससे पौधों और अन्य जीवियों के स्वास्थ्य में सुधार आए। यह जैव विविधता को संवर्धित और संरक्षित करने वाली होनी चाहिए। इसलिए यह एक स्थूल प्रक्षेत्र प्रबंधन प्रणाली है। जैविक खेती की मुख्य विशेषता में स्थानीय रूप से उपलब्ध सामग्रियों का सबसे बेहतर उपयोग और संरक्षण, समय पर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और मिट्टी की सूक्ष्म वनस्पतियों का संरक्षण आदि शामिल है। जैविक खेती के माध्यम से भोजन एवं ग्राहकों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थ का ही उत्पादन किया जाए। प्रक्षेत्र सामग्रियों की आत्मनिर्भरता फसल उत्पादन से प्राप्त होने वाले लाभ बढ़ाती है। अगर खेती लाभकारी व्यवसाय हो जाए तो शहरों की तरफ पलायन कम हो जाएगा। इस प्रकार जैविक खेती पर्यावरण के विनाश, प्रदूषण और सामाजिक असंतुलन का हल कर सकती है। हम में से अधिकांश लोगों को अभी भी शंका है कि क्या जैविक खेती देश के 125 करोड़ लोगों को खाना खिला सकती है। इसके जवाब के लिए भारत में हरित क्रांति के पूर्व उत्पादन के आंकड़ों पर नजर डालिए। तमिलनाडु के चेंगलपट्टी जिले के जिला आयुक्त ने सूचित किया था
कि 1880 और 85 के दौरान धान की पैदावार 40 क्विंटल प्रति एकड़ थी, लेकिन अब सभी रसायनों और कीटनाशक दवाइयों के उपयोग करने पर भी किसानों को उस पैदावार का आधा भी नहीं मिलता। यह सही है कि रासायनिक खेती से जैविक खेती की ओर जाते समय पैदावार कम होती है, लेकिन दीर्घकालीन स्थिति देखें तो जैविक खेती मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है और इससे उत्पादकता बढ़ती है। कीटों व रोगों की समस्या भी कम होगी। इसमें कोई शंका नहीं है कि व्यवस्थित जैविक खेती स्थायी रूप से अधिक पैदावार देती है। इसलिए कृषि वैज्ञानिकों ने हाल ही के वर्षों में यू टर्न लिया है और अब वे जैविक खेती आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अब अच्छी मिट्टी के लक्षण देखिए। मिट्टी बहुत ही मुलायम होनी चाहिए ताकि इसको ऐसे हाथ से निकाल सकें। इसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो ताकि बारिश के पानी का आसानी से रिसाव हो। वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो मिट्टी की पीएच अथवा रससार 6.5 से 7.5 के बीच में हो। पौधे केवल सूक्ष्माणुवीय क्रिया के माध्यम से ही पोषक तत्वों का अवशोषण कर सकते हैं। अधिक या कम पीएच वाली मिट्टी में सूक्ष्माणु टिक नहीं सकते या दक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर सकते। इससे पोषक तत्वों की उपलब्धता, अवशोषण, बीजों का अंकुरण और पौधों का स्वास्थ्य आदि प्रभावित होता है। अच्छी मिट्टी के अन्य लक्षण हैं प्रति एकड़ जमीन में 0.5% से अधिक जैविक कार्बन, 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 10 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटैश उपलब्ध हो। मिट्टी में उपलब्ध खाद सूक्ष्माणुओं का भोजन और आवास होती हैं। खाद की अधिक मात्रा मिट्टी की गठन का सुधार करती है। यह मिट्टी में बेहतर वायु संचरण सुनिश्चित करता है। इस प्रकार पौधों की जड़ और मिट्टी के सूक्ष्माणुओं को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलता है। मिट्टी का तापमान नियंत्रणाधीन होता है। बारिश के पानी का अच्छी तरह रिसाव होता है और इसलिए मिट्टी की नमी बढ़ती है। इस मिट्टी की जलभरण क्षमता अधिक होती है। इससे स्वस्थ सूक्ष्म जलवायु का सृजन होता है जो सूक्ष्माणुवीय क्रियाशीलता का समर्थन करती है। ऐसी मिट्टी को जीवंत मिट्टी कहा जाता है। अंततः पौधों की बढ़वार और पैदावार में बढ़ोतरी होती है। ऐसी फसल से प्राप्त होने वाले उत्पादों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होगी और इनका स्वाद भी बेहतर होगा। आईफोम जैविक आंदोलन का विश्व संघ है। इसकी स्थापना 1972 में फ्रांस में हुई थी। अधिकांश देशों में इसके सदस्य संगठन हैं। आईफोम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती के लिए मार्गदर्शिका तैयार करता है। भारत सरकार ने 2000 में जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय मानक तैयार किया है। जैविक खेती संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक का पालन करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय जैविक उत्पादन मानक ऐसी फसलों और किस्मों को उगाने का सुझाव देता है जो उस क्षेत्र के अनुकूल हों और अच्छी तरह उगाती हों। इन फसलों में कीटों व बीमारियों का प्रतिरोध करने की क्षमता होनी चाहिए। जैविक खेती अपना रहे किसानों को फसल व किस्म विविधता का संरक्षण और संवर्धन करना चाहिए। जैविक रूप से उगाई गई फसलों के बीज का ही उपयोग करें। अगर ये उपलब्ध नहीं तो परंपरागत फसलों की रासायनिक उपचार न किए बीजों का उपयोग करें। संकर फसलों को उगाने में आपत्ति नहीं है, लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों और किस्मों को उगाने की अनुमति नहीं। यह सलाह दी जाती है कि पौधों व पशुओं की तथा सूक्ष्माणुवीय और प्राकृतिक मूल की खादों का ही उपयोग करें। रासायनिक खाद, हार्मोन, कीटनाशी आदि के उपयोग की बिल्कुल भी अनुमति नहीं। निश्चित रूप से गोबर की खाद, कुकुट खाद, गाय के गोबर की गारा, पशुओं का मूत्र, जैविक खेती अपनाई जा रही खेतों से प्राप्त फसलों का अवशेष, हरी खाद जैसी जैविक खाद का ही उपयोग करें, लेकिन मनुष्यों के मलमूत्रों का प्रयोग न करें। जैविक खेत में बाहर उत्पादित किए जाने वाले रक्त चूर्ण, अस्थि चूर्ण, कंपोस्ट, गाय का गोबर, मत्स्य चूर्ण, शहरों का अपशिष्ट, केचुआ कंपोस्ट आदि का उपयोग इनमें रासायनिक दोष न होने को सुनिश्चित करने के बाद किया जा सकता है।
इसी प्रकार कैल्शियम और मैग्नीशियम स्टोन, सल्फेट ऑफ पोटैश, रॉक फॉस्फेट, लकड़ी की राख, पोटेशियम सल्फेट, सल्फर, बोरॉन, लोह, मैंगनीज, मॉलिब्डेनम और जिंक का भी बहुत कम उपयोग किया जा सकता है। जैविक पदार्थ के जलने और जंगलों को विनाश से बचाएं। मिट्टी और पानी के संरक्षण के लिए आवश्यक उपाय करें। रासायनिक खेती में उपयोग की गई मशीनों और यंत्रों का उपयोग उनको साफ करने के बाद ही करें। अब जैविक खेती में आवश्यक पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने की विधियां देखें। विभिन्न जैविक खादों में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा इस प्रकार है। आजकल जैविक खादों का उत्पादन बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। जैविक सामग्रियों के उत्पादकों के पास जैविक सामग्री प्रमाण पत्र होना चाहिए। केवल प्रमाणित सामग्रियों का ही उपयोग जैविक खेती में करना चाहिए। ये खाद भूरे या काले रंग की होनी चाहिए और इनमें 15 से 25% नमी हो। इसमें किसी भी तरह की बदबू नहीं होनी चाहिए। इन खादों में कम से कम 12% जैविक कार्बन, 0.8% नाइट्रोजन, 0.4% फास्फोरस और पोटैश होने चाहिए। कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात कम से कम 20 के मुकाबले 1 होना चाहिए तथा पीएच 6.5 से 7.5 के बीच होना चाहिए। जैविक खादों में भारी धातुओं की अधिकतम मात्रा इस प्रकार है। अब विभिन्न जैविक खादों के उत्पादन की विधि और उनका उपयोग जानें। अधिकांश परंपरागत किसान खराब खाद का उपयोग करते हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र में खादों के गड्ढे सामान्यतः 8 से 10 फीट गहरे होते हैं। चूंकि यह खुली जगह में होते हैं, इसलिए बारिश में ये गीले होते हैं और गर्मी में सूख जाते हैं और इस प्रकार इनमें से अधिकांश पोषक तत्व खो जाते हैं। वायु संचरण के अभाव में निचले परतों में अत्यधिक गर्मी जमी हुई होती है। उपयोगी वायुजीवी मर जाते हैं और खाद रोग कारकों का अड्डा बन जाती है। खाद सड़ने की जगह खराब हो जाती है। मिट्टी में मिलने के बहुत पहले ऐसे खादों का खेत पर ढेर बना दिया जाता है। यहां पर भी खाद सूख जाती है और इसमें से पोषक तत्व खो जाते हैं। ऐसी बेकार खाद अनुमानित परिणाम नहीं देगी। खाद का गड्ढा 3 फीट गहरा हो। बारिश के पानी और धूप से इसे बचाएं। बेहतर यह है कि सामग्रियों का जमीन पे ही ढेर बना लें। प्रक्षेत्र अपशिष्टों के साथ भेड़ बकरियों एवं कुकुट की खाद, लकड़ी की राख और घासों को मिलाने से खाद में उपलब्ध पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। कंपोस्ट बनाने की जापानी विधि तीव्र गति से खाद बनाए जा सकने और अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद के उत्पादन के कारण बहुत ही लोकप्रिय है। इस विधि में जमीन के ऊपर टैंक बनाने के लिए ईंट का उपयोग किया जाता है। इसकी ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 फीट होती है। लंबाई सुविधा अनुसार की जा सकती है। इसमें ध्यान देने की मुख्य बात यह है कि वायु संचरण के लिए दीवारों पर ऐसे छेद बनाएं। लागत की बचत के लिए ऐसी लकड़ी का भी उपयोग किया जा सकता है। तल पर रेशेदार सामग्रियां डालें। इसके बाद गाय के गोबर की परत बना लें। अगली परत के रूप में सूखे पत्ते और खेत की रद्दी डालें। इसके ऊपर गाय का गोबर छितरा दें। टैंक भर जाने तक इस प्रकार परत बनाते जाइए। ऊपरी परत के रूप में घास एवं हरी सामग्रियां डालें। आखिरी में इस पर उर्वर ऊपरी मिट्टी की परत बना लें। सूख जाने से बचने के लिए गड्ढे पर पुआल या सूखे पत्ते बिछा लें। इस विधि में खाद 2-3 महीने में पूरी तरह सड़ जाएगी। जापानी विधि के इस कंपोस्ट में पोषक तत्वों की मात्रा धसे गड्ढे की अपेक्षा अधिक होती है। यह कंपोस्ट बनाने की एरोबिक विधि है। पक्की जमीन में कच्ची सामग्रियों का ढेर बना दिया जाता है। सीधी धूप पड़ने से बचने के लिए पंडाल के ऊपर छायेदार जाली बिछा दी जाती है। ढेर की ऊंचाई एवं चौड़ाई 5 से 6 फीट रखें। लंबाई सुविधा अनुसार की जा सकती है। इस पर सूखे पत्ते,
जैविक खेत की रद्दी, घास, लकड़ी की राख आदि परतों के रूप में बिछा लें। गाय के गोबर के गारे और पानी से इसे गीला करें। अगर नीम व एरंडी की खली, रॉक फॉस्फेट, भेड़ बकरियों की खाद आदि मिला लें तो यह और बेहतर होगा। तीव्र गति से एवं बेहतर सड़न के लिए जैविक रूप से सड़ने की जीवाणुवीय मिश्रण का उपयोग करना वांछनीय है। इसमें नत्रजन जमाने वाली एवं फास्फोरस घुलने वाली बैक्टीरिया, पोटैश के लिए माइक्रोराइजा, रेशे के घटने के लिए प्लूरोटस, रोग कारकों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा शामिल है। अगर जीवाणुवीय मिश्रण उपलब्ध नहीं तो ऐसे मिश्रणों से तैयार किए गए कंपोस्ट का उपयोग करें या कम से कम उर्वर मिट्टी से एक परत बना लें। पानी छिड़काकर इस ढेर की नमी बनाए रखें। गोबर की खाद की गारा एवं पंचगव्य डालने से अच्छा परिणाम मिलता है। वायु संचरण के लिए ढेर में बांस या छेद वाली पीवीसी पाइपें रखें। इस एरोबिक विधि में कंपोस्ट 1.5 महीने में ही उपयोग के लिए तैयार होगा। अगर जैविक रूप से सड़ाने का जीवाणुवीय मिश्रण मिला लें तो नारियल के मज्जे भी अच्छा कंपोस्ट बन सकते हैं, लेकिन इसके सड़ने के लिए 3 महीने लगते हैं। जैविक खाद का उत्पादन करने वाले अधिकांश व्यावसायिक उत्पादक इस विधि का उपयोग करते हैं। ऐसे कंपोस्ट के 2 टन के उपयोग से 5 टन परंपरागत खाद के उपयोग से प्राप्त होने वाले परिणाम से बेहतर परिणाम मिलता है। अगर इसमें केंचुओं को पालें तो यह कंपोस्ट इससे भी अच्छा हो सकता है। केचुआ खाद जैविक खेती करने वाले किसानों में बहुत लोकप्रिय है। केचुए 2 प्रकार के हैं। पहले प्रकार का केचुआ मिट्टी में गहराई तक जाता है और दूसरा ऊपरी मिट्टी में रहता है। ऊपरी मिट्टी में रहने वाले केचुए 10% मिट्टी और 90% जैविक पदार्थ खाते हैं। यह अपने शरीर का वजन जितना है उतना खाता है और रोज बाहर निकालता भी है। केचुए प्रति एकड़ में 30 से 40 किलोग्राम नत्रजन मिला लेते हैं। केचुआ खाद में अधिक मात्रा में बढ़वार निर्धारक और हार्मोन होते हैं, इसलिए यह एक संपूर्ण खाद है। केचुआ खाद में केचुए के अंडे कोष भी होते हैं। अगर खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी और जैविक पदार्थ हैं तो अंडे से केचुआ निकलता है और उधर ही कंपोस्ट बनाता है, इसलिए दोबारा केचुआ खाद के प्रयोग करने की जरूरत नहीं। केचुआ खाद का प्रयोग सभी फसलों में किया जा सकता है। मैदान फसलों में बुवाई के समय या बाद में पंक्तियों में 1 टन केचुआ खाद डालें। बीज क्यारियों में आधा टन केचुआ खाद डालने से पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और ये स्वस्थ होते हैं। इसके बाद रोपाई के समय प्रत्येक पौधे को आधा किलोग्राम और 45 दिन बाद एक और आधा किलोग्राम केचुआ खाद डालें। बड़े पेड़ों को प्रति वर्ष 5 से 10 किलोग्राम केचुआ खाद डालें। केचुआ टैंक में पानी डालकर उसे इकट्ठा करें, जो वर्मी वॉश के नाम से जाना जाता है। यह स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्व, बढ़वार निर्धारक और हार्मोन का एक उत्कृष्ट मिश्रण है। वर्मी वॉश के छिड़काव करने से अच्छी उपज प्राप्त की जा सकती है। अब केचुआ खाद बनाने की विधि सीखें। इसके लिए अफ्रीका के बड़े केचुओं का उपयोग किया जाता है। केचुआ खाद के उत्पादन की इनकी क्षमता हमारे देशी केचुओं से कई गुना ज्यादा है। ये 5 से 6 इंच तक बढ़ते हैं और 2.5 वर्ष तक जीते हैं। ये 25 से 30 सेंटीग्रेड तापमान और 40 से 50% नमी में आसानी से रह सकते हैं। इनको सूखे पत्ते, फसल अवशेष, गन्ने की रद्दी आदि खिला सकते हैं, लेकिन ग्लिरिसीडिया फूल और तंबाकू का पौधा ना दें। पानी छिड़काकर कच्चे माल में गाय का गोबर मिला लें और ढेर बनाकर 3 से 4 हफ्ते तक छांव में रखें। इसके बाद इस आंशिक रूप से सड़ी सामग्री केचुओं को खिला देते हैं। अगर खेत की ताजी रद्दी सीधे दी जाती है तो सड़न के दौरान आने वाली गर्मी से केचुए मर जाते हैं। बारिश और धूप से बचने के लिए केचुआ खाद टैंक के लिए छत बना लें। इसके लिए सामान्यतः टैंक पत्थर से या सीमेंट से बनाई जाती है। फिर भी कई किसान छांव में ऐसी ढेर बनाने की विधि अपनाते हैं।
इस प्रकार के ले जाने योग्य यानी पोर्टेबल केचुआ खाद टैंक भी देखे जा सकते हैं। यह सलाह दी जाती है कि टैंक की चौड़ाई 3 से 4 फीट रखें और इसकी ऊंचाई 2 से 3 फीट रखें। लंबाई आपकी सुविधा अनुसार की जा सकती है। टैंक के तल में एक छेद बना लें ताकि फालतू पानी निकल जाए। टैंक के तल में रद्दी सामग्री जैसे नारियल के छिलके की परत बना लें। फालतू पानी और वर्मी वॉश के बह जाने के लिए यह जरूरी है। इसके बाद आधी फीट ऊंचाई तक जैविक रद्दी की परत बना लें। इस पर गाय का ताजा गोबर या गारा डालें। जैविक सामग्री की एक और परत बना लें। टैंक के भर जाने तक इसको दोहराएं। इसके बाद ऊपरी भाग पर प्रति घन फीट में 25 केचुओं को डालें। अगर केचुआ उपलब्ध नहीं हो तो इसकी जगह पर नमी युक्त ताजी केचुआ खाद डालें। इस कंपोस्ट में उपलब्ध अंडों से छोटे छोटे केचुए निकल आएंगे। कच्ची सामग्रियों के आधार पर 2 से 3 महीने में यह कंपोस्ट तैयार होगा। अगर 3-4 दिन में पानी नहीं देते तो केचुए टैंक के नीचे चले जाएंगे। इसके बाद ऊपरी भाग से केचुआ खाद इकट्ठा करें। सुखाने के बाद इस कंपोस्ट को छान लें। टैंक में फिर से कच्ची सामग्रियां डालकर केचुआ खाद बनाना चालू रखें। चिड़िया, चींटी, चूहा, चूहिया आदि केचुए के दुश्मन हैं। इसलिए केचुआ खाद टैंक पर पत्थर की पट्टियां या सीमेंट कंक्रीट रखना बेहतर होगा। टैंक के चारों ओर पानी के नाले बनाने से या लकड़ी की राख चितरने से चींटियां नहीं आएंगी, लेकिन इसके लिए किसी भी तरह के कीटनाशक का उपयोग न करें। आजकल केचुआ खाद का उत्पादन एक अतिरिक्त ग्रामीण व्यावसायिक क्रिया है। इससे छोटे किसान और भूरहित लोग अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। कई बड़ी डेयरी संस्थाएं अतिरिक्त आय के लिए गोबर की जगह केचुआ खाद बेचती हैं। कृषि में पंचगव्य का उपयोग भी आजकल लोकप्रिय हो रहा है। यह वैदिक काल की एक अवधारणा है। यहाँ पर हम कई प्रचलित संयोजनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संयोजन की जानकारी दे रहे हैं। एक प्लास्टिक बैरल या सीमेंट टैंक में 3 लीटर गाय का मूत्र, 2 लीटर उबला और ठंडा किया गया गाय का दूध, 2 लीटर दही, 10 केले, 3 लीटर नारियल का पानी, 3 लीटर पानी में 1 किलोग्राम भूरा गुड़ आदि डालें। एक अन्य बैरल में 5 किलोग्राम गाय का गोबर एवं 1 लीटर गाय का घी डालकर मिला लें। इन दोनों बैरलों को 3 दिनों तक अलग अलग रखने के बाद इनकी सामग्रियों को एक साथ मिला लें। इसके बाद 7 दिनों तक छोड़ लें। एक लकड़ी से दिन में एक बार इसे हिला लें। इस मिश्रण को जाली से छान लें और बैरल को कपड़े से ढक दें। इस पंचगव्य को 15 से 20 दिन तक उपयोग किया जा सकता है। यह सूक्ष्म पोषक तत्वों, हार्मोनों, पौधों की बढ़वार निर्धारकों और उपयोगी सूक्ष्म जीवों से संपन्न मिश्रण है। कीट व रोग इसके पास नहीं आते। पंचगव्य को फसलों पर छिड़का दें या पौधों के तल पर इसका बौछार कर दें। इसको कंपोस्ट के उत्पादन के समय छितरा दें। जहां जहां पंचगव्य का उपयोग किया गया है वहां पर अच्छा परिणाम प्राप्त हुआ है। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की एक और विधि सीखें। एक टैंक या बैरल में 100 लीटर पानी में 10 किलोग्राम ताजा गोबर, 10 लीटर गाय का मूत्र, 1 किलोग्राम गुड़ मिला लें। अगले दिन सिंचाई के पानी के साथ 500 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस मिश्रण का प्रयोग करें। छिड़काव करने के लिए एक टैंक या बैरल में 10 लीटर पानी में 10 किलोग्राम गाय का गोबर, 10 लीटर गाय का मूत्र, 1 किलोग्राम गुड़ मिला लें। अगले दिन इस मिश्रण को छानकर 100 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से फसलों पर छिड़का दें। किसी भी फसल को 2-3 बार इस मिश्रण से छिड़काव करने से अच्छा परिणाम मिलेगा। हाल ही के वर्षों में हमने कई खेतों में जैव पाचक देखे हैं। स्थानीय रूप से उपलब्ध घासों को इस प्रकार के एक टैंक में संग्रहित किया जाता है। इसके लिए मुख्यतः द्विबीज पौधों और कीट व बीमारियों के प्रतिरोध के लिए जाने जाने वाले पौधों का चयन किया जाता है। कुछ किसान नीम की खली, भेड़ बकरी की खाद, केचुआ खाद आदि
थैलियों में रखकर इसमें डालते हैं। टैंक में इकट्ठा किए घोल को छानकर सिंचाई के पानी के साथ पौधों को दिया जाता है। कई किसान यह घोल सीधे पौधों को देते हैं। किसानों की राय के अनुसार इस घोल के प्रयोग से पौधों के स्वास्थ्य एवं बढ़वार में सुधार आता है। पश्चिमी घाट के बाग के बगल में ऊंचाई पर फार्म हाउस और पशुशाला देखे जा सकते हैं। कई किसानों ने मजदूरों की कमी के कारण गोबर की खाद का उत्पादन बंद किया है। खाद के परिवहन के लिए कई मजदूरों की जरूरत होती है और परिवहन के दौरान इसके पोषक तत्वों में कमी भी आती है। इसलिए किसान जैविक गैस का घोल पाइपलाइन के माध्यम से सीधा बाग में बहा देते हैं। इस घोल को होज पाइप की मदद से प्रत्येक पेड़ के तल पर दिया जाता है। इस घोल को एक टैंक में इकट्ठा किया जाता है और पानी डालकर इसको पतला किया जाता है। टैंक में से पत्ते, पुआल आदि को निकाल दिया जाता है ताकि पाइपलाइन बंद न हो। यह घोल बाग में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा बह जाता है। किसान ढलान की मदद के बिना घोल के पंप का उपयोग करते हैं। अगर दूरी ज्यादा है तो इस घोल को बाग में एक टैंकर की मदद से पहुंचाते हैं। बाग में उपलब्ध जैविक रद्दी पेड़ के चारों ओर डाल दिया जाता है और यह घोल इस पर वर्ष में 2 बार डाल दिया जाता है। इसको स्वास्थाने या इन सिटू खाद उत्पादन कहा जाता है। इसमें पोषक तत्वों की खराबी बहुत ही कम होती है। केचुए सक्रिय होते हैं और केचुआ खाद बनाते हैं। अगर बाग में वर्ष भर नमी बनाए रखें, इस विधि से अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की एक और प्रभावी विधि है हरी खाद देना। खेत में या बाहर फलीदार पौधे उगाए जाते हैं और घासों को मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जाता है। इससे मिट्टी में खाद एवं पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है। इससे मिट्टी की बनावट में भी सुधार आता है। सनहेम, डायंचर, सैस्बीनिया आदि खेत में सामान्यतः उगाए जाने वाले हरी खाद स्पीशीज हैं। इन पौधों में फूल लगने से एकदम पहले इनको काटकर और हल चलाकर मिट्टी में मिला दिया जाता है। मुख्य फसल की रोपाई के 2 से 3 सप्ताह पूर्व हरी खाद मिलाने से अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। सनहेम को गन्ना, केला, शहतूत आदि के बीच में उगाया जा सकता है। इसको 4 सप्ताह बाद मिट्टी में मिला दिया जाता है। उड़द, मूंग और लोबिया आदि का भी हरी खाद फसल के रूप में उपयोग किया जाता है। सनहेम, कुल्थी आदि को आम और अन्य बागानों में खुली जगह में उगाया जाता है। इससे खरपतवार का नियंत्रण भी होता है। इन फलीदार पौधों के मूल गांठ में नत्रजन इकट्ठा होता है। सुबाबुल, ग्लाइरिसिडिया, सैस्बीनिया आदि को खेत के बाहर या बाड़ में लगाया जाता है। घास को काटकर हरी खाद के रूप में उपयोग किया जाता है। 2 वर्ष में एक बार हरी खाद देने से फसलों में बहुत अधिक सुधार आता है। अखाद्य तेल की खलियां पौध पोषक तत्वों से संपन्न होती हैं। नीम की खली न केवल पोषक तत्व प्रदान करने के लिए बल्कि कीटों व बीमारियों के नियंत्रण के लिए भी उपयोगी है। एरंडी एवं करंज की खलियां उपयोग में आने वाली अन्य खलियां हैं। अजोला आजकल हरी खाद और पशुओं के चारे के रूप में लोकप्रिय हो रहा है।
पत्तों की सिलवटों में पाई जाने वाली अनाबिना नामक नीली हरी काई वातावरणीय नत्रजन को जमा करती है। अजोला एक मौसम में प्रति एकड़ में 25 किलोग्राम नत्रजन प्रदान करता है। यह धान के खेत के पानी की सतह में 15 दिन में पूरी तरह फैल जाता है। धान के पौधे की रोपाई के एक सप्ताह पहले इसको मिट्टी में हरी खाद के रूप में मिला दिया जाता है। पानी के सूख जाने के बाद टैंक की गाद उठाकर खेत में फैला दिया जाता है। यह मैदानी क्षेत्र की एक लोकप्रिय क्रिया है। टैंक की गाद मिलाने से 2-3 वर्ष तक अच्छी उपज प्राप्त होती है। लकड़ी की राख भी पौध पोषक तत्वों से भरपूर है। पोषक तत्वों का एक अन्य स्रोत है जैविक खाद। यह एक सूक्ष्म जीव मिश्रण है जो जमा देने या घोल देने के माध्यम से पौधों को पोषक तत्व प्रदान करता है। राइजोबियम एक लोकप्रिय जैविक खाद है। ये सूक्ष्म जीवाणु फलीदार पौधे के मूल गांठ पर रहते हैं और वातावरणीय नत्रजन को जमा करते हैं। राइजोबियम अरहर, उड़द, मूंग, काबुली चना आदि दलहनों में तथा मूंगफली और सोयाबीन जैसे तिलहनों में मुख्य भूमिका निभाता है। राइजोबियम प्रति मौसम में प्रति एकड़ में 20 से 40 किलोग्राम नत्रजन जमा करता है। इस प्रकार यह फसलों के लिए आवश्यक 80 से 90% नत्रजन को स्वाभाविक रूप से जमा करता है। इन फलीदार फसलों में राइजोबियम उपचार से पैदावार में 15 से 30% बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त बड़ी मात्रा में नत्रजन मिट्टी में ही बनी रहती है, जो अगली फसल के लिए उपयोगी होता है। जैविक खाद का प्रभाव मुख्यतः मिट्टी के प्रकार, जलवायु, कीट व बीमारी नियंत्रण विधि, खाद के उपयोग किए जा रहे सूक्ष्म जीवों के उप स्पीशीज, प्रयोग करने की विधि आदि पर निर्भर होता है। जैविक खाद की कीमत बहुत ही कम होती है। बीजोपचार के लिए यह प्रति एकड़ के लिए 10 रुपया होता है। राइजोबियम प्रयोगशाला में तैयार किया जाता है और लकड़ी के कोयले के पाउडर के साथ मिलाकर किसानों में वितरित किया जाता है। गुड़ का घोल तैयार कर इस चिपकने वाले घोल को बीजों पर पोत दिया जाता है। इस पर जैविक खाद छितरा दें और अच्छी तरह मिला लें। गुड़ के घोल के कारण यह बीजों पर अच्छी तरह चिपक जाता है। बीजों को छांव में सुखाएं और यथाशीघ्र इसको बोएं। जैविक खाद से बीजोपचार आसान एवं प्रभावी विधि है। कुछ और जैविक खाद उपयोग में है। एजेटोबैक्टर पौधों की जड़ों के आसपास खुले में रहने वाली व नत्रजन इकट्ठा करने वाली बैक्टीरिया है। यह सब्जियों और अन्य फसलों के लिए लाभकारी है। यह प्रशस्त जैविक खाद धान, गेहूं, ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास, आलू, सूरजमुखी एवं अन्य फसलों की पैदावार में 20% तक बढ़ोतरी ला सकती है। एजेटोबैक्टर प्रति मौसम में प्रति एकड़ में 10 किलोग्राम वातावरणीय नत्रजन जमा कर सकता है। इसके अतिरिक्त यह बीजों का बेहतर अंकुरण, जड़ों का अधिक फैलाव, जल्दी फूल लगना और परिपक्व होना आदि में सहायक होता है। एजेटोबैक्टर का उपयोग कंपोस्ट तैयार करते समय बीजोपचार, पौधों की जड़ों को डुबाने, मिट्टी में छितराने या मिलाने के द्वारा किया जाता है। एजेटोबैक्टर विटामिन बी, IAA, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन जैसे पौध बढ़वार पदार्थों का संश्लेषण करता है और मिट्टी में इकट्ठा करता है, जिससे फसलों की बढ़वार अच्छी होती है। एजेटोबैक्टर से कुछ प्रतिरक्षी पदार्थ निकलते हैं जो रोग कारक फफूंद, बैक्टीरिया और वायरस के बनने को रोकते हैं। यह फास्फोरस की उपलब्धता को भी बढ़ाता है। एजोस्पिरिलम जैविक खाद के रूप में उपयोग की जाने वाली एक अन्य सूक्ष्म जीवाणु है। यह भी खुले में रहने वाली व नत्रजन इकट्ठा करने वाली बैक्टीरिया है। इसका प्रयोग एजेटोबैक्टर के समान है। एजोस्पिरिलम ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और गेहूं में अच्छा परिणाम देता है। इसके अतिरिक्त नत्रजन जमा करने वाली वेसिकुलर अबेस्कुलर माइक्रोराइजा का उपयोग फास्फोरस, जिंक, कॉपर और सल्फर की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। यह बाल जैसा सूक्ष्म पौधा है जो पौधे की जड़ों के साथ रहता है। यह पौधों से आहार पदार्थ प्राप्त करता है
और पौधों को पानी एवं पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करता है। वेसिकुलर अबेस्क्युलर माइकोराइजा के साथ मुख्य समस्या ये है कि इसमें अलग से बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। परपोषी पौधों में इसका अनुरक्षण किया जाना आवश्यक है। खेत में माइकोराइजा मिलाने के लिए इन परपोषी पौधों की जड़ों का प्रयोग किया जाता है। पीएच की मात्रा बहुत अधिक या बहुत कम होने पर फास्फोरस जम जाता है और पौधों को मिलता नहीं। इसको उपलब्ध करवाने के लिए फास्फोरस घुलाने वाली बैक्टीरिया अर्थात पीएसबी का उपयोग किया जाता है। यह एक मौसम प्रति एकड़ में 12 किलोग्राम फास्फोरस का विमोचन कर सकती है। पीएसबी धान, बाजरा, तिलहन, दलहन और सब्जियों के लिए प्रभावी होती है। इस सूक्ष्म जीवाणु का उपयोग जड़ों को डुबोना, बीजोपचार या मिट्टी में सीधे छितरने के लिए किया जा सकता है। मूंगफली और गेहूं के जैसे मंझले आकार के बीजों के उपचार के लिए 200 ग्राम पीएसबी की जरूरत होती है। छोटे आकार के बीज के लिए 100 ग्राम पीएसबी पर्याप्त है। जड़ों को डुबाने के लिए 1 किलोग्राम पीएसबी की जैविक खाद 10 से 15 लीटर पानी में मिला लें। पौध के जड़ों को इस घोल में 5 मिनट तक डुबाएं और यथाशीघ्र रोपाई करें। डुबाने की यह विधि रोपाई की जाने वाली फसलों जैसे सब्जियों और धान के लिए बहुत ही उपयोगी है। सीधे खेत में छिड़कने के लिए 3 से 5 किलोग्राम पीएसबी को 50 किलोग्राम गोबर की खाद में मिला लें। किसी भी तरह की जैविक खाद को ठंडी जगह पर और सीधे धूप न पड़ने वाली जगह पर रखें। अन्य खाद या रसायन से संपर्क होने से बचाएं। उपयोग के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हुए किसी भी जैविक खाद का उपयोग न करें। राइजोबियम में विभिन्न फसलों में अलग अलग वंशावलियां होती हैं। निर्दिष्ट वंशावली के उपयोग से ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। आवृत फसल एवं पलवार दोबारा लोकप्रिय हो रहे हैं। आप इस बाग के सभी जगहों को बेल द्वारा पूरी तरह आवृत करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पर हरी घास फैली हुई है। इस केले के बागान में उसी फसल की रद्दियों को फैलाया गया है। रबड़ के बागान में आवृत फसल उगाना बहुत ही लोकप्रिय क्रिया है। यह खरपतवार नियंत्रण, मिट्टी एवं नमी के संरक्षण के लिए उपयोगी है। पलवार देने से मिट्टी की जीववाणीय क्रिया में सुधार आता है और इससे मिट्टी जीवंत हो जाती है। पलवार के सड़ने से वह मिट्टी में जैविक सामग्री के रूप में मिल जाता है। इससे बारिश के पानी का रिसाव अच्छा हो जाता है। आवृत फसलों के रूप में उपयोग के लिए फलीदार स्पीशीज का चयन करना बेहतर है। कृषि वानिकी जैविक खेती का एक मुख्य अंग है। उपयोगी पौधों और पेड़ों को सजीव बाड़ के रूप में एवं खाली जगहों में उगाना खाद के लिए जैविक पदार्थ, कृषि के लिए लकड़ी और जलाऊ लकड़ी प्रदान करता है। कृषि वानिकी के लिए हरी खाद वाले एवं चारा स्पीशीज बेहतर विकल्प हैं। यह मधुमक्खियों और चिड़ियों के लिए आहार व आवास प्रदान करता है। इस प्रकार यह खेत में जैव विविधता को बढ़ाता है। सजीव बाड़ केले के बागान में हवा को रोकने के लिए उपयोगी है। इस प्रकार कृषि वानिकी जैविक खेती का एक अभिन्न अंग है। अंतर्वर्ती फसल क्रिया एवं मिश्रित फसल क्रिया भी जैविक खेती की एक मुख्य विशेषता है। सामान्यतः फलीदार फसल एकल बीज फसलों के साथ अंतर्वर्ती फसल के रूप में उगाई जाती हैं। मक्का अरहर, ज्वार अरहर लोबिया, गन्ना सोयाबीन, केला लोबिया आदि लोकप्रिय जोड़ियां हैं। इन संयोजनों की योजना फसल की अवधि, बढ़वार की प्रकृति, ऊंचाई, जड़ों का फैलाव आदि पर निर्भर होता है। द्विबीज फसल पैदावार के अतिरिक्त मिट्टी की उर्वरता भी बढ़ाती है। यह एकल बीज फसलों की बढ़वार और पैदावार बढ़ाती है। एक ही फसल उगाने से सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होती है। बहुफसल प्रणाली खरपतवार, कीट एवं बीमारियों के नियंत्रण के लिए सहायक होती है। इसी प्रकार फसल चक्र जैविक खेती में उपयोगी है। धान उगाने के परंपरागत खेत में खरीफ में धान की फसल और रबी में मूंगफली, उड़द, मूंग, लोबिया आदि उगाना लोकप्रिय है। फसल चक्र में
फलीदार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है और इसका लाभ अगले एकल बीज फसल को प्राप्त होता है। फसल चक्र कीटों व बीमारियों के लगने को रोकता है। फसल चक्र में गहरी जड़ वाली फसलें उगाने से यह गहराई से पोषक तत्व को ऊपरी मिट्टी तक ले आती हैं। जैविक खेती में गहरी एवं अधिक जुताई उचित नहीं है। अनावश्यक जुताई मिट्टी की बनावट को खराब करती है और इससे मिट्टी का कटाव होता है। वर्ष में एक बार ली जाने वाली फसलों में जुताई अनिवार्य है, लेकिन बागान में अंतर सस्य क्रिया से बचें और खरपतवार को निकालकर इन्हें पलवार के रूप में इस्तेमाल करें। यह खरपतवार के नियंत्रण और नमी के संरक्षण में मदद करता है। इससे सूक्ष्म जलवायु बनने के साथ साथ मिट्टी में खाद भी मिल जाती है। अत्यधिक सिंचाई उपयुक्त नहीं है। इससे पानी के नुकसान के साथ पोषक तत्व बह जाते हैं। अत्यधिक सिंचाई से खारी मिट्टी में निचली परत में स्थित लवण ऊपरी परत में आ जाता है, जिससे मिट्टी और खारी हो जाती है। नम सूक्ष्म जलवायु को बनाए रखने और जैविक पदार्थ बेहतर रूप से सड़ने के लिए जैविक खेती में सूक्ष्म सिंचाई या स्प्रिंकल से सिंचाई बेहतर है। खरपतवार फसलों के दुश्मन नहीं। कुछ खरपतवार मिट्टी की निचली परत से पोषक तत्व ऊपरी परत में ले आते हैं। फूलने से पहले खरपतवार को काटना अच्छा है। अंतर खेती के लिए छोटी रोटरी टिलर का उपयोग किया जा सकता है। छुई मुई और केसिया टोरा जैसे खरपतवार फलीदार पौध समूह के होते हैं और ये नत्रजन इकट्ठा करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। प्यारे दर्शकों, अभी आपने जैविक खेती की आवश्यकता, इसके तत्व, राष्ट्रीय नीति, पोषक तत्व प्रदान करने की वैकल्पिक विधि आदि सीखी है। इस फिल्म के दूसरे भाग में जैविक खेती में कीटों व बीमारियों की रोकथाम, जैविक खेती का प्रमाण पत्र प्राप्त करना, जैविक विधि द्वारा पशुपालन और मधुमक्खी पालन की जानकारी दी जाएगी। हम फिर मिलेंगे इस फिल्म के दूसरे भाग को लेकर। शुक्रिया।